नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वन अग्नि, मानसून और चारधाम को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। आपको बताते चले कि बैठक में मानसून को लेकर भी तैयारियों की जो समीक्षा है वो की जा रही। मौसम केंद्र ने भी इस मानसून सीजन में सामान्य से 60% से अधिक बारिश का अनुमान भी जताया है। आपको बताते चले कि लगातार वन अग्नि मामले की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं। वन अग्नि के उपायों पर अब समीक्षा बैठक की गई है और जिसको लेकर पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार वन अग्नि के मामले उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा। तो वहीं सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और वहीं मॉनसून सीजन को लेकर भी अब बातचीत भी की जा रही है। वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष वन अग्नि के मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के निदकते वनों की आग के मामले में भी कांग्रेस राजनीति पर उतर आई है और उसका यह रुख अस्वाभाविक है। करके सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई हैं। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सड़क मार्ग की बात करें, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त कर दी गई हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से जो हमारे जो चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है और प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और चार धाम यात्रा पर प्रश्न लगाने की जो बात वो कर रहे हैं, इससे प्रदेश की छवि और चार धाम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। टिहरी, उत्तरकाशी में जमकर बारिश हुई। पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी चलने की संभावना। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी चलने की संभावना जताई गई। 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है और जिसके बाद में पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। बड़ी खबर, जहां पर 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। टिहरी, उत्तरकाशी में जमकर हुई बारिश। पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। टिहरी, उत्तरकाशी में जमकर बारिश हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी चलने की भी संभावना जताई गई। उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र राज्य की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने कोटद्वार विद्युत वितरण खंड के बाहर प्रदर्शन किया है और करते हुए चेतावनी भी दी, अगर जनहित से जुड़ी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। इन्होंने और कर दिया कि अभी प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं। इसमें आपको पता ही कि कुमाऊं मंडल में और यहाँ पे अडानी को दे दिया गया। हम कह रहे हैं ठीक है प्रीपेड मीटर लगाओ, तो सबसे पहले उन इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, उन पे प्रीपेड मीटर की शुरुआत करनी चाहिए था, तब उसमें करना। तीसरा और एक बड़ा वो कर दिया कि अभी जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं उन पे रॉयल्टी फिक्स कर दी, क्योंकि जो नए लोग हैं उन्होंने तो रॉयल्टी दी, जो पुराने 25-30 साल से लगातार ईमानदारी से यहाँ पे विद्युत अपना बिल भर रहे हैं और यहाँ पे अपना विद्युत संयोजन कर जो है दे रहे हैं। पर अब वर्तमान में जैसे चुनाव खत्म होते हैं, जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं जो 25-30 साल पुराने हैं, उन पे एक और ऊपर से थोपा जा रहा है कि आप इसकी रॉयल्टी भी जमा करो। तो ये उत्तराखंड सरकार की नीतियां देख लो, ये केवल चुनाव तक सीमित है, बाकी ये यहाँ पे उत्तराखंड को लूटने का ही काम कर रहे हैं।
अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति की ओर से भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर परशुराम की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। जानकारी देते हुए मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति के लालचंद शर्मा ने बताया कि 10 मई को भगवान परशुराम का जन्म उत्सव जोरों शोरों के साथ मनाया जाएगा। आपको बताते चले कि 10 मई को परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण की तरफ से इस आयोजन किया जाएगा और साथ ही 10 मई को परशुराम जन्मोत्सव पर तैयारियां भी की जा रही और परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन होने वाला, जिसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही। अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण समाज जो है वहां पर जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और वहीं केदारनाथ धाम के 18 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग में श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि पैदल यात्रा का अभ्यास होना बेहद जरूरी है, जिसके बाद उन्हें केदारनाथ धाम का 18 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। 13 मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जिसमें से डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम जो है हम सभी यात्रीगणों को हम लोग इस बात से सूचित कर रहे हैं कि एक्लिमेटाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और एक्लिमेटाइज अपने आप को करने के बाद ही जो 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो करें और हर 2 से 3 घंटे के ट्रैक के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट अवश्य लें। और इस हेतु हमने इंफोग्राफिक्स भी बनाए रखा है और जितने भी स्टेट्स हैं उनके हेल्थ सेक्रेटरी गणों को हमने लेटर भी लिखा है और इन SOP से भी हम लोगों ने अवगत कराया है। दून अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और तमाम तरह की बीमारियों का इलाज इस अस्पताल में भी होता है और हर दिन मरीजों का जो अस्पताल में जमावड़ा भी लगा रहता है। दून अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सभी कर्मचारियों और डॉक्टर्स को अब बायोमेट्रिक हाजिरी अस्पताल में लगानी होगी। ये व्यवस्था पहले भी लागू थी, लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं रही थी। हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जो हमारे चिकित्सक जितने भी हैं जूनियर और सीनियर लेवल के सभी, इनके लिए बायोमेट्रिक लगाना पहले से ही कंपलसरी है, क्योंकि ये हम लोग को NMC के पोर्टल पर भी इसको भेजते हैं, वो रियल टाइम में ही जाती है, उसीलिए हमें जो परमिशन मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर्स की तनख्वाह जो है वो बायोमेट्रिक के बेसिस पर ही शुरू से बनती आई है। बाकी कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी इरेगुलर वे में वो लोग इसको फॉलो करते थे, उन्हीं के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप रेगुलर वे में इसको अपनी बायोमेट्रिक लगाइए, जिससे जो कई बार मॉनिटर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता था उसको एक सुगम बनाने के लिए ये इस तरह की दोबारा इसको एक ऑर्डर दिए गए हैं कि वो लोग बायोमेट्रिक से अपनी हाजिरी लगाएं। देहरादून में ISBT के समीप एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आगजनी की घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। वही समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट तौर पर पता नहीं लग सका है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है, इलाके में हड़कंप भी मच गया। फायर सर्विस ने आग पर काबू भी पाया है। आपको बताते चले, आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है, जहां पर मौके पर अग्निशमन विभाग भी पहुंचा और पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर फायर विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम किया है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पटाखा फैक्ट्री में गोदाम में आग लग गई और आग गोदाम के तीसरे तल पर लगी थी, जिसमें फायर ब्रिगेड के पास
एक अस्पताल के हॉस पाइप और दमकल वाहनों से आग पर करीब 2 घंटे में काबू पाया गया और गनीमत ये रही कि आग नीचे के 2 तलों पर नहीं पहुंची। इन दोनों तलों में पटाखे रखे हुए थे और आग यहां तक पहुंची तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें देहरादून से हैं जहां पर फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया है। पौड़ी गढ़वाल में भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत पौड़ी पुलिस ने 52 बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास किया है। पुलिस ने पूरे जनपद में भिक्षावृत्ति और कचरा बिनने का काम करने वाले 52 बच्चों को पहले चिन्हित किया, फिर उनको परिजनों की सहमति से स्कूलों में एडमिशन दिलाकर शिक्षा दिलाने का काम किया। वहीं पौड़ी के एडिशनल एसपी जया बलूनी ने भी बताया कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस और बैग, जूते, किताबें, स्टेशनरी वितरित की गई हैं। स्कूल जाते समय बच्चे काफी खुश भी नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि शिक्षा वृत्ति बच्चों का भविष्य नहीं उज्जवल किया और साथ ही 52 बच्चों को स्कूल में दाखिला भी कराया गया। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो बच्चों में खुशी भी देखने को मिली। भिक्षावृत्ति बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है। 52 बच्चों का स्कूल में दाखिला भी कराया, जिस दौरान बच्चों में काफी खुशी भी देखने को मिली। पौड़ी पुलिस की ये एक पहल है जहां पर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए 52 बच्चों को स्कूल में दाखिला भी कराया गया, जिस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला और जैसे ही वो स्कूल पहुंचे तो उन्हें एक अलग ही खुशी महसूस हुई और जिसे देखकर लोगों में भी खुशी देखने को मिली। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें पौड़ी से हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही जहां पर उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाएं। अब तक वनाग्नि के कुल 998 घटनाएं दर्ज हुई हैं। वनाग्नि से आपको बताते चलें कि हेक्टेयर में काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास भी जारी है। वन अपराधों में अब तक 389 मामले दर्ज हुए हैं और 329 अज्ञात, 60 नामजद मामले शामिल हैं और अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एनडीआरएफ और सेना की भी मदद ली जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर अब तक 5 लोगों की वनाग्नि के चलते मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और सेना की लगातार मदद भी ली जा रही। वन अपराधों में अब तक वृद्धि भी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 329 अज्ञात, 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। एनडीआरएफ और सेना की भी मदद ली जा रही है। वन अपराधों में अब तक 389 मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से जहां पर वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। 329 अज्ञात और साथ ही 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया। एनडीआरएफ और सेना लगातार लोगों की मदद करने में जुटी है। बड़ी खबर, अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और सेना की भी मदद ली जा रही। वन अपराधों में अब तक कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए यात्रा मार्गों पर पुलिस की टीम मुस्तैद लगातार है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अफसरों की निश्चित स्थानों पर ड्यूटी भी निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि यात्रियों के लिए निर्धारित दरों पर खान पान की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दर तय की गई है और अगर कोई व्यक्ति निर्धारित दर से अधिक मूल्य का सामान बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड में ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत हो गई और ये ऑपरेशन अगले 2 महीने तक चलाया जाएगा। साल 2015 से 2023 तक चलाए गए इस अभियान में महज 2486 बच्चे, 1207 महिला, 918 पुरुष समेत कुल 4611 गुमशुदा बच्चों की बरामदगी जो है वो की गई है। और वहीं अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने भी इसकी जो जानकारी है वो अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं और मुख्यालय स्तर पर अभियान के नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था कमलेश उपाध्याय, साथ साथ देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 5-5 तलाशी टीम और अन्य जिलों में 1-1 तलाशी टीम तैनात की गई है।
चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आस्था का केंद्र है और ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग कराने वाले तीर्थ यात्रियों को साइबर ठग अपने जाल में फंसा लेते हैं। आपको बताते चलें कि हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर यात्रियों के साथ अधिकांश ठगी के मामले सामने आते हैं और इसी कड़ी में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने में लिप्त कुल 76 वेबसाइट की बीते यात्रा साल से अभी तक राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने ब्लॉक भी कराया है। जो कि साइबर जागरूकता है, तो सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने विगत वर्ष पिछले साल भी और इस साल भी लगभग 76 वेबसाइट्स को, फेक वेबसाइट्स को अभी तक बंद कराया है और हमने पिछले वर्ष एक मुकदमा पंजीकृत किया था जिसमें लगभग 5 लोगों को जेल भेजा था। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से पूरे देश भर से लोग आते हैं चारधाम में, जहाँ पे वो हेली सर्विस बुकिंग की सुविधा लेना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसे साइबर ठग हैं जो फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके हम इन वेबसाइट्स को तुरंत डाउन करा सकें। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छिटपुट बारिश का सिलसिला उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। वहीं 11 अप्रैल से भी बारिश पूरे प्रदेश भर में बढ़ेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी तैयारी के साथ आएं, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। मैंने बोला हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन क्योंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो उसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चारधाम लोकेशंस में भी रहेंगी। और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएं, जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको इस हिसाब से तैयारी करके अपना जाना चाहिए। आगामी चारधाम यात्रा में बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तराखंड फायर सर्विस अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड फायर सर्विस के उप निदेशक एसके राणा ने कहा कि 7 जिलों से जुड़े चारधाम यात्रा मार्गों में कुल 25 फायर स्टेशन शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर भी अस्थायी यूनिट की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी तैनात किया जाएगा और पिछली यात्रा में भी चारों धामों में अस्थायी यूनिट की तैनाती भी कर दी गई है। देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हुए जो जनपद हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग और चमोली। यहाँ इन रूट से इन डिस्ट्रिक्ट से जो रूट गए हैं चारधाम यात्रा के, श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसमें टोटल 25 जो हमारे फायर स्टेशन जो हैं इन 7 डिस्ट्रिक्टों में इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और जो जहाँ पे ये जरूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पे हमारी अस्थायी यूनिट की जरूरत लगेगी, तो अस्थायी यूनिटें भी वहां लगाई जाती हैं। जैसे गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें मंदिर की, तो गंगोत्री यमुनोत्री टेम्पल पे भी हमारी अस्थायी यूनिटें रहती हैं। भगवान केदारनाथ जी के पंचमुखी डोली 7 मई को सुबह 8:45 पर विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास होते हुए दूसरे पड़ाव फाटा को प्रस्थान किया। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने भी कहा कि भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देव डोली को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक एवं हकूकधारी पावों में बिना कुछ पहने पैदल चलकर शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं।
सरकारी कार्यों में कार्यरत राजकीय ठेकेदारों ने विभागों पर रॉयल्टी के नाम पर ठेकेदारों से दोगुना वसूली किए जाने का आरोप लगाया है। कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ठेकेदारों ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में कार्यरत ठेकेदारों के विभाग से रॉयल्टी के नाम पर दोगुना धन वसूली की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। विभाग द्वारा सरकारी ठेकेदारों को परेशान किया जाता है और टेंडर लेकर ही ठेकेदार निर्माण कार्य करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को हमेशा ठेकेदार अपना सहयोग प्रदान करते चले आए हैं। निर्माण कार्यों में भी कई बार नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। 2019 जो ये रॉयल्टी का दर है सरकार की तरफ से, उसके हिसाब को मानते हुए हमारे ठेकेदार टेंडर लेते थे और काम पूरा करते थे। और काम पूरा करने के बाद में विभाग ने हमारे बिल बना दिए और फाइनल भी हो गए। लेकिन अब ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है कि 2019 से अब रॉयल्टी दुगने से भी ज्यादा वसूलने का इनका प्रयास है। ये जो इनके जियो हैं 2019 के बाद के हमारे किसी ठेकेदार को नहीं बताया, ना किसी टेंडर में दर्शाया कि भाई ये इसके रेट ये बढ़ गए, तो हमारे ठेकेदारों को पता होता तो वो उसके हिसाब से ही दर अपनी डालते टेंडर की। लेकिन जो ये अपना चाह रहे कि भाई ये अपना विभाग बचाना चाह रहा, ठेकेदारों को प्रताड़ित करके वसूली कर लें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देने के। चाहे कुछ भी हम पूरे जिले के काम बंद कराएंगे ठेकेदारों के। सारे ठेकेदार इकट्ठे हैं इस बात को लेकर। ये ठेकेदारों के साथ अगर जो ऐसा हुआ तो सारे ठेकेदार सड़क पर आ जाएंगे। बेरोजगार तो होंगे ही, लेकिन दिवालिया निकल जाएगा ठेकेदारों का। लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करने के बिल्कुल भी। एक चिट्ठी आज दे दी हमने विभाग को, विभाग उस पर उचित कार्रवाई यदि नहीं करता उसके बाद में हम सब लोग इकट्ठे होकर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। विभाग द्वारा सरकारी कार्यों में जितने ठेकेदार कार्यरत हैं उनके ऊपर जो है रॉयल्टी का दुगना और उस पर 27% लगा के विभाग जो है वसूल कर रहे हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं। उनके बिलों से, उनकी सिक्योरिटी से ये पैसा काटा जा रहा है, जो कि अनुचित है। कि जो भी कटौती करी जा रही हैं ये 2019 से ऐसा जानकारी मिल रही कि 2019 से काटी जा रही हैं और 2019 में जितने रवन्य दिए गए उन रवन्यों की जांच करी जा रही है और 24 तक जितनी भी टैक्स बैठेगा उसका दुगना, जैसे कि प्रचलित दर 154 रुपये क्यूबिक मीटर था, उस 154 पर दुगना करके उस पर 27% लगाकर जो है विभाग जो है रॉयल्टी काट रहा है, काटना चाह रहा है। और यदि कोई नहीं दिया जाएगा तो उसके ऊपर FIR करने की तैयारी करी जा रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि वो ऐसा ना करें। गदरपुर के आपको बताते चले कि झगड़ीपुर गांव के किसानों ने SDM गदरपुर गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा और कहा कि कॉलोनाइजर की तरफ से किसानों के खेतों में पानी जाने वाले गुल और रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे मुक्त करने के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा गया। किसान शराफत अली मंसूरी ने बताया कि किसानों के खेतों के रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया और साथ ही कॉलोनाइजरों ने किसानों की 4 फीट की गुल और 12 फीट का रास्ता बंद कर दिया, जिससे ग्रामीणों और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने जिलाधिकारी के नाम पर संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा, जिस पर SDM ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है और भरोसा भी दिलाया कि इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। मोतियापुरा जो आप देखते हैं कि NH 74 से हम नए वाले NH पे चढ़ते हैं 4 लेन पे, तो वहाँ एक किसानों का 12 फीट का रास्ता है जो कि पार जाता है, किसानों को जोड़ता है वो रास्ता उनके खेतों से। और उसी के बगल में कुलाबा है, 4 फीट का कुलाबा, जो पूरी NH 74 जो NH 309 का जो पूरा पानी है वो उधर से आता है NH 74 की तरफ। वो कुलाबा और रास्ता, एक कॉलोनाइजर वहां मिट्टी भरान कर रहे हैं, मिट्टी भरान करने में उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया है और कुलाबे को भी बंद कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।